हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है अगली क्लास में। और कल क्लास में हमने 7 मार्च 2022 शिफ्ट 3 की स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, लाइक बेली स्केल और क्वेश्चन नंबर 15, जिनका हमारे पास अभी फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग रीजन या फिर एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं है। ठीक है, जैसे ही मिलती है हम वो वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो उस बात से आप रहो निश्चिंत। अब जो रेस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन हैं वो आज हम करने वाले हैं। फिर से एक बार जो कल बातें बताई थी वो बता देता हूँ भाई। देखो, जब मैं बोलूँ कि भाई ये थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक हमने कल कौन सी करी थी, जीन जेकस रूसो वाली, तो शायद आपने वो लिख ली होगी। ठीक है, तो वैसे ही इन क्वेश्चन में भी शायद आपको एक दो थ्योरी मिल जाए जो आपको लिखनी पड़ जाए, तो भाई वो कॉपी निकाल के लिख लेना। दूसरी चीज़, एक जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, एक तो आपको पता लगेगा आपकी जो नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, काफ़ी सारे बच्चों ने, फिर हमने ऑलरेडी 110 क्लास में एनआईएस पढ़ चुकी है, तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये तो पढ़ लिए बट मेरे को अभी भी नहीं आ रहा। समझ रहे हो? तो आपको एप्लीकेशन आएगी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे अप्लाई करनी है, फिर ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सीखने को मिलेगा। तीसरी चीज़, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से को नहीं करना, वो सीखने को मिलेगा। और चौथी चीज़, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखने को मिलेगा। और एक्स वाई जेड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आपको थ्रू आउट द टाइम, जैसे कि हमारी 25, 26 या फिर 50 क्लास जितनी भी हो जाएँगी, तब आपको देखने को मिल सकते हैं वो चीज़ें। पॉइंट क्लियर है? अब चलें आगे। चलो भाई, अब जो अगले इसके देखो 40 क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन ईज़ी हैं, गिवन द फैक्ट आपने अगर एनआईएस पढ़ रखी है तो। ठीक है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन कर देता हूँ। अच्छा, जो भी ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो कुछ भी फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा है या फिर कुछ भी लगे, तो एक बार बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और भाई थोड़ा-सा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि जनरली क्या होता है यूट्यूब पे ना, जो ये क्लासेस डलती हैं, उनके इतने अच्छे उनके उनमें एंगेजमेंट नहीं आता, तो जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा मैं भी डीमोटिवेट टाइप हो जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ छोड़ यार, क्या ही डालते हैं। समझ रहे हो? तो भाई रेगुलर बेसिस पर कमेंट, रेगुलर बेसिस पर लाइक वगैरह करते रहो, तो मेरे को भी कुछ मोटिवेशन आती रहेगी। ठीक है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डिसिप्लिन 3 तो कर लिया था ना, डिसिप्लिन 4 ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग ग्रोथ स्पर्ट इज करेक्ट। कौन सी ग्रोथ स्पर्ट, जो ग्रोथ में तीव्रता आती है एकदम से, जब आप लाइक एक एज पे हो जाते हो, तो अलग अलग, लाइक गर्ल्स में और बॉयज में अलग अलग तरीके से आती है। ठीक है, तो देखते हैं। ग्रोथ स्पर्ट इज कंप्लीटेड इन दी गर्ल्स अराउंड दी जो 7 to 19, बिल्कुल सही है भाई। ग्रोथ स्पर्ट दोनों में, सॉरी गर्ल्स में 17 से 19 में खत्म हो जाती है। अच्छा, अब ये सवाल पूछ ले कि ग्रोथ स्पर्ट गर्ल्स में चालू कहाँ से होती है, अभी दिखा दूंगा कहाँ चालू होती है। ठीक है, दूसरा लाइन देखो, ग्रोथ स्पर्ट स्टार्ट्स इन बॉयज अराउंड 10 से 12। ये गलत चीज है। ग्रोथ स्पर्ट जो बॉयज में है वो 12 साल के बाद ही स्टार्ट होती है, लाइक 12 13 ऐसे स्टार्ट होती है। पर जो गर्ल्स की ग्रोथ स्पर्ट है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक 12 साल का लड़का और 11 साल की लड़की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सेम मिलेंगे। चलो एक बार हिंदी वाले देख लेते हैं भाई। ये रहा। वृद्धि संपूर्ण ग्रोथ स्पर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लड़कियों में लगभग 17 से 19 वर्ष की आयु में वृद्धि संपूर्ण पूरा हो जाता है, लड़कों में लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में वृद्धि संपूर्ण शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये देख लो भाई, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको दिखाया था मैं। ये वाली पीडीएफ आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी कोर्स में करी हुई है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, द ग्रोथ स्पर्ट, एक बार मार्क कर देता हूं, जिसने नहीं लिखा भाई फिर से मार्क कर लो। द ग्रोथ स्पर्ट जर्नली बिगेन्स एट द एज ऑफ 12 से 13 फॉर बॉयज एंड एट द एज ऑफ 10 से 11 फॉर गर्ल्स। ठीक है, और ठीक है, समझ गए ये चीजें। अच्छा, ग्रोथ स्पर्ट ना दोनों में एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ईयर में, लाइक 17 से 19 साल में, क्योंकि एज एट दैट टाइम आपका अडोलेसेंस खत्म हो जाता है और आप अडल्ट बन जाते हो, लाइक जो हमारी एक बेसिक एज है 18 साल की अडल्ट बनने की, तो उसी के अराउंड ना दोनों का, गर्ल्स का भी और बॉयज का भी ग्रोथ स्पर्ट खत्म हो जाता है। समझ गए? चलो, अच्छा ये सारी चीज़ हमने कर रखी है। मीनार क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होती है ना, तो भाई चीज़ों को ध्यान में रखना।
तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया और पहला बिल्कुल सही है। और पहले में अगर गर्ल्स की जगह बॉयज भी दिया होता ना तब भी सही मिलता। तो ओनली वन। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है भाई, पंचकोशा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंचकोशा सेज दैट आवर बॉडी इज वट एवर वी ईट। अच्छा, ये जो पंचकोशा वाली चीज है ना, ये योगा वाले चैप्टर में आती है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी एनआईएस से 508 में योगा पढ़ रखी है, पर थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इसकी चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो उसको भी देखते हैं साथ ही साथ। एक बार हिंदी में देख लो ये चीज, बहुत आसान चीज है और इसके मल्टीपल क्वेश्चन आ रखे हैं अगले शिफ्ट में भी। निम्नलिखित में से कौन सा पंचकोश कहता है कि हमारा शरीर अन्न और भोजन से बना है? विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये अन्नमय कोश है और आनंदमय कोश, ठीक है। तो ये 5 कोश होते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, 2 सेकंड रुकना बस। देखो भाई, ये ना एनआईएस की शायद साइकोलॉजी की बुक में है, 11th-12th की। समझा दूंगा हिंदी में, चिंता मत करो। अच्छा, देखो, एक पंचकोश का कंसेप्ट है, वो हमारे इंडियंस ने नहीं दिया था, क्योंकि नाम से आप देख रहे हो पंचकोश, 5 कोश, ठीक है। कोश का मतलब होता है लेयर्स। कोश मीन्स लेयर और शीत, लाइक शीत ऑफ ऑनियंस। जैसे ऑन जो प्याज होता है, प्याज के ऊपर वो उसकी लेयर चढ़ी होती है ना, अलग अलग, एक फिर अंदर फिर एक अंदर, फिर हरियाणा में उसको जो अंदर निकलती है उसे बच्ची कहते हैं। आप में से किसको पता हो, वो जो गंठे के अंदर आखिरी में जो चीज निकलती है जो टेस्टी होती है खाने में, लाइक वो थोड़ी सी मतलब बच्ची सी होती है, उसे बच्ची कहते हैं, ठीक है। तो वो कोश मीन्स लेयर। तो पंचकोश मतलब जो हमारी बॉडी है बेसिकली 5 लेयर से बनी है, ठीक है। तो जो जीव है उसको एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में देखा जा सकता है। अब ये कोश देखो, ये सारे कोश हैं। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विजनमय कोश है और आनंदमय कोश है, ठीक है। अनन्नमय कोश में देखो, दिस इन्वॉल्व्स द ग्रोस फिजिकल बॉडी, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये चीज है ना, आप कॉपी में बना लो, जहां पे हमने 508 लिखी हुई है ना, जहां पे हमने 508 की योगा लिखी हुई है, अगर वहां पे जगह नहीं हो तो वहां पे एक शीट चिपका लो, एक्स्ट्रा शीट, और ये सेम बनाना, क्योंकि इस ये एक हिरार्की है कि सबसे ऊपर टॉप पे ये, सबसे उसके सेकंड ये, थर्ड ये, और सबसे नीचे आनंदमय कोश। तो ये एक हिरार्की है, ये लाइन वाइज है, ठीक है। तो आनंदमय कोश एक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो ये सवाल आ रखा है पेपर में कि आउटर मोस्ट एग्जिस्टेंस लेयर कौन सी है? भाई आनंदमय कोश है। ध्यान सुनना, इट इज कॉल्ड अनन्मय। अनन्मय, अन्न, देखो अनन्मय में अन्न आ रहा है ना, क्यों? इट इज ग्राउंडेड इन द फूड दैट वी ईट एंड कंज्यूम। ये किस पे डिपेंड करता है? कि जो खाना हम खाते हैं और कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये अन्न आया है, अनन्मय कोश, ठीक है। समझ गए? अगला है प्राणमय कोश। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश। ये सेकंड लेयर है। दिस लेयर डील्स विद, प्राण का मतलब क्या होता है भाई? लाइफ। पूछ लेंगे कि कौन सी लेयर लाइफ से डील करती है, तो प्राणमय कोश। एंड रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग। अब सवाल ना लाइफ से तो आप समझ जाओगे, पर वो लाइन दे देगा, विच लेयर रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ब्रीथिंग से कहीं ना कहीं सांस हो गया, और सांस से कहीं ना कहीं प्राण हो गए, तो ये आप कर दोगे, ठीक है। अब आ गया है मनोमय कोश। मनोमय, इट कंसिस्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स। मन आ गया ना, मन, तो मन आ गया तो सेंसेस आ गए। इट इज अ सीट ऑफ ईगो एंड लीड्स टू पर्सनल इन्वॉल्वमेंट विच बाइंड पीपल विद डिजायर्स एंड एक्टिविटीज। अब देखो मन है, अब मन तो, अब हम बोलते हैं ना मनोकामना, है ना, तो मन तो भाई अपनी डिजायर्स करेगा, तो वही चीज लिखी हुई है, इट इज द सीट ऑफ द ईगो एंड लीड्स टू पर्सनल इन्वॉल्वमेंट विच बाइंड द पीपल विद डिजायर्स एंड एक्टिविटीज। तो हमारे अंदर कुछ इच्छा ही आएंगी, तो वो हमें बांध के रखती है, तो ये है मनोमय कोश, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भाई हिंदी में बता रहा हूँ, कुछ मेरे ख्याल से दिक्कत आ नहीं रही होगी, समझ गए? तो अभी एक अलग से हिंदी में प्रेजेंट कर दूंगा इसको मैं कन्वर्ट करके। अगला है विज्ञान, विज्ञानमय कोश। इट कंसिस्ट ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स एंड इंटेलेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। इट रेगुलेट्स द वर्ल्डली लाइफ, द फीलिंग ऑफ आईनेस प्रेजेंट इन इट। तो पूछ लेंगे भाई, फीलिंग ऑफ आईनेस किसके अंदर है? ऑल्सो फील द प्राइड, ऑल्सो द फीलिंग ऑफ प्राइड टेक्स प्लेस। इसमें भाई फीलिंग ऑफ प्राइड भी आती है, ठीक है। तो
थोड़ा सा ध्यान से रखना, क्योंकि जो विज्ञान में कोश और ये आपका मनोमय कोश है, मन में देखो इट कंसिस्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, बट विज्ञान में इसमें पांचों सेंस ऑर्गन्स और इंटेलेक्ट मतलब दिमाग, ठीक है, इंक्लूड होता है। इसमें फीलिंग किसकी होती है? आईनेस की। और अगर आईनेस की फीलिंग, आईनेस मतलब खुद की फीलिंग, और अगर आईनेस की फीलिंग है थोड़ी सी प्राउड की फीलिंग भी बनती है ना, ठीक है। उसके बाद है आनंदमय कोश, सबसे नीचे वाली लेयर। आनंद का मतलब जॉय, तो ये जॉयस शीत है, मतलब एक आनंद लेने वाली एक लेयर है हमारी। द एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस हैज स्पिरिचुअल बेसिस ऑल्सो, द प्लेजर दैट वन गेट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग द डिजायर ऑब्जेक्ट्स, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। जैसे अब हम जॉब के लिए भाग रहे हैं और हमें मिल गई तो आनंद आएगा, तो वो आनंद हमारी बिल्कुल निचली सतह आनंदमय कोश में होगा, ठीक है। और बस ये चीज़ है, द एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस हैज स्पिरिचुअल बेसिस, तो मेडिटेशन करोगे तो उसके हिसाब से भी आपको आनंद प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये पंच कोश थे, एक बार हिंदी में दिखाया था आपको मैं। देखो भाई, देखो हिंदी में कन्वर्ट कर तो दिया है, बट इस पे थोड़ा ज़्यादा रिलाय मत करना, क्योंकि गूगल से ट्रांसलेट हुई है ये पीडीएफ, तो ज़्यादा रिलाय मत करना इस पीडीएफ पे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्या गया, प्राणमय कोश यह परत जीवन से संबंधित है और श्वास या पच्चय प्रक्रियाओं के कार्यों पर प्रतिनिधित्व है। इसमें 5 प्रभाव कारक भी शामिल है। अन्य अन्नमय कोश, इसमें स्थूल भौतिक शरीर शामिल है, यह अस्तित्व की सबसे भारी परत है। इसे अन्नमय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर आधारित है। तो एक बार ये देख लेना, ठीक है। ये पीडीएफ एप्लीकेशन में डाल देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हो, समझ गए, ठीक है। तो फूड वर्क कौन सा आ गया भाई? अन्नमय, तो ये आ गया अन्नमय, ठीक है। ऐसे इनसे रिलेटेड और सवाल भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग और समझ जाओगे। अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी अब। बेसिक आसन कौन से है भाई? बेसिक आसन ये सारे कर रखे हैं हमने, 508 में आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं पता तो 508 में मिल जाएंगे, 508 में योगा का एक सेक्शन है, वहाँ आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। देखो ऑलरेडी किए हुए हैं, देखो मैंने मार्क भी किया हुआ है। बेसिक आसन, शवासन, और फिर ये आपका आगे मतलब हैं काफ़ी सारे हलासन, ठीक है। तो ये आप कर लेना, इसमें तीनों ही है, शवासन भी, हलासन भी और सलवासन भी है, तो तीनों है, समझ गए, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा, नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 कंसिडर चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ, WHO के रिगार्डिंग भी कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी 18 साल से, कोई भी लड़का या फिर लड़की 18 साल से नीचे बच्चा ही कहलाएगा, तो ये 18 साल ही है इसका ऑप्शन, ठीक है। कोई भी लड़का लड़की 18 साल से नीचे बच्चा ही कहलाएगा, चाइल्ड में ही आएगा। अच्छा, कौन सा प्राणायाम होता है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग? पहले इस नाक से, फिर इस नाक से, ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है। कहाँ पे भाई? आपका 2 सेकंड रुकना, देखो ये मार्क भी किया हुआ है। प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम के टाइप कितने होते हैं? 5 मेजर हैं, इनका भी आ जाएगा भाई। नाड़ी शोधन, शीतला शीतला प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति और दीर्घ प्राणायाम, ठीक है। तो ये भी आ जाएंगे, इनका भी, इनके लिए भी रेडी रहना, ठीक है। देखो सारा मार्क किया हुआ हमने। उसके बाद प्राणायाम में भी भाई चीजें होती हैं, लाइक विलोम प्राणायाम होता है, और विलोम पोस्ट इनहेलेशन, और विलोम पोस्ट एक्सहेलेशन। ये देखो अनुलोम प्राणायाम भी लिखा हुआ है ना, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, कौन सा? अनुलोम, तो ये कौन सा आ जाएगा भाई? अनुलोम प्राणायाम, ठीक है। ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, नाक का, नाक को बार बार चेंज करके कौन सी ब्रीदिंग होती है, वो ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। प्राणायाम वैकल्पिक नथुने, नासिक छिद्र से सांस लेने के बारे में अनुलोम प्राणायाम, उज्जयी, विलोम, दीर्घाया, ये हमने सारे पढ़ रखे हैं, किसमें क्या होता है, समझ गए। चलो, अच्छा, ये है कैरोल गिल्गिन मैडम के सर की थ्योरी है। आप याद हो जब हम लॉरेंस कॉल्बर्ग किया था तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, और उसको क्रिटिसाइज कैरोल गिल्गिन ने ही किया था। इसके इसने उनके बाद भी इन्होंने एक चीज़ प्रेजेंट करी, एक छोटी सी थ्योरी प्रेजेंट करी, वो इस क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है। 14 मिनट हुए हैं और 6 क्वेश्चन हुए हैं, फटाफट स्पीड पकड़नी पड़ेगी। एडोलेंस एजुकेशन प्रोग्राम 501 में दिया हुआ है, 2005 में लॉन्च हुआ था, बात क्लियर, ठीक है। 501 में दिया हुआ था, ऑलरेडी कर चुके हैं। एडोलेंस एजुकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद है भाई 7वां हो गया, और उसके बाद है 8वां। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट रिक्लासिफिकेशन ऑफ
पॉपुलेशन एजुकेशन, कि एक पॉपुलेशन एजुकेशन का रीक्लासिफिकेशन किया था, लाइक इस देश में कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर इस देश में कितने, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। इट वाज अ रिस्पॉन्स टू द रिकमेंडेशन ऑफ 1984 इंडियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन। दूसरा, द परसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिप्लेस इट्स डेमोग्राफिकली लोडेड कंसेप्ट। अब देखो ये ना कंसेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है, इनको कहीं क्वेश्चन दिखा और उठा के दे दिया। तो अगर आपको पता हो, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर ये कहीं से उठा के देंगे तो शायद ना पता हो, बट ऐसे सवालों का देखो, मेरा तो एक ये एक बेसिक अप्रोच ही रहती है कि अगर नहीं आता तो छोड़ दो, तो सबकी अप्रोच यही है, ठीक है। पर जैसे अब दो ऑप्शन दिख रहे हैं और मुझे इसमें कुछ गलत लग नहीं रहा, मतलब एक इंट्यूशन होती है, अंदर से आ रही होती है, तो मैं इनका बोथ 1 और 2 लगा दूंगा। बट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि जो 1984 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और पॉपुलेशन हुई थी, उसके बाद बोला गया था कि भाई जो ये एजुकेशन के लिए भी पॉपुलेशन का रिक्लासिफिकेशन करो, देखते हैं पूरी दुनिया में कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें करी गई। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इसको लिखना मत, ये अगर अभी नहीं आया तो आपको पेपर में भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। ये एक बहुत ही मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, स्किप करने लायक क्वेश्चन है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री कर चुके हैं, हेरोडोटस साहब हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। इसमें लिखा हुआ है 509 किताब में, सोशल साइंस वाली किताब में लिखा हुआ है बिड़ते ही, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये भाई अच्छा क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन भाई देखो, जो बिल्कुल ही समझाने वाला है ना, देखो हिंदी वाला समझ आ जाएगा कि भाई लो देख ही लो यार, कहाँ गया, लो, इतिहास के जनक कौन थे, तो हेरोडोटस साहब थे इतिहास के जनक, ठीक है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन टीचर आस्क इन द क्लासरूम टू नो अबाउट द एबिलिटी टू सिंथेसाइज। हमने देखा है एक सिंथेसिस होती है और एक होती है एनालिसिस। एनालिसिस होता है तोड़ तोड़ के पढ़ाना, तो तोड़ना है तो मतलब सेपरेट, तो पहले सेपरेटिंग मतलब तोड़ना, तो अगर इसकी जगह आता है एनालिसिस तो वहां पे ही आ जाता। टू कंक्लूड, कंक्लूड में क्या मतलब, कंक्लूजन, कंक्लूड का मतलब कंक्लूजन, तो किसी में कंक्लूजन निकालना हो, इवेल्युएशन करना हो तो कंक्लूड आ जाएगा। तो अगर सिंथेसाइज की जगह इवेल्युएशन हो तो वहां पे वो आ जाएगा, समझ रहे हो। टू सेलेक्ट, ठीक है, और सेलेक्ट आ जाएगा। देखो सेलेक्ट दो चीजों में होता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी हुई है, आप आज वो क्लास जाके देख सकते हैं। सेलेक्ट एक नॉलेज में भी आता है और आता है एनालिसिस में भी, ठीक है। तो नॉलेज में इसको मान के चलो सिलेक्ट करना नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, तो वो नॉलेज में आएगा, ठीक है। और रीऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज आ गया। सिंथेसाइज का मतलब होता है जुड़ना, सिंथेसाइज का मतलब होता है जुड़ना। अब आपको रीऑर्गेनाइज करना, रीऑर्गेनाइज मतलब आपके सामने 10 बच्चे खड़े हैं, तो मैंने बोल दिया भाई पहले 4 साल वाले आ जाओ, फिर आ जाओ 5 साल वाले, फिर आ जाओ 6 साल वाले, तो वो रीऑर्गेनाइज कर दिया आपने। तो रीऑर्गेनाइज जो कीवर्ड है वो आता है सिंथेसाइज में। ये आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, बट अगर आपको पता हो ना कि रीऑर्गेनाइज हाँ भाई इसमें आता है, तो वहां से भी कर सकते हो, क्या दिक्कत आएगी। चलो एक बार मैं आपको पीडीएफ दिखा दूं। वैसे यार बहुत ही कॉमन है, तो इसमें ना मुझे लगता नहीं कि पीडीएफ दिखा दूं, वैसे मेरे सामने खुली हुई है, पर अब हर चीज़ तो क्या ही दिखाऊं। संश्लेषण की क्षमता के बारे में जानने के लिए शिक्षक कक्षा के किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, तो भाई पुनर्गठित करना का आ जाएगा, ठीक है। 11वां, ये फिलहाल भाई क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि इसमें लिखा है अडोलेसेंस इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी हैज एग्जामिन्ड बाय मेनी साइकोलॉजिस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है गलत भी बनाया हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा चीजें इसमें गड़बड़ाई हुई हैं, तो अभी फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं, मैंने मार्क कर रखा है, जब इसका सही उत्तर मिलेगा जब दिखाएंगे। वैसे इसका आंसर ग्लेन एल्डर है, जो एडगर फ्रीडनबर्ग है, इन्होंने वेनिशिंग एडोलेसेंस पे कुछ चीज़ें थी। एलिसन डेविस ने भी एडोलेसेंस के ऊपर कुछ बोला था, कर्ट लेविन ने बोला था एडोलेसेंस के ऊपर, बट जो ग्लेन एडलर साहब रह गए ना, एल्डर साहब रह गए, इन्होंने कुछ नहीं बोला था, ठीक है। वैसे मुझे पता है, बट एक आपको एक मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन आपके सामने रखना है, फिर आपको इन सब के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का ना जवाब दे पाओगे सही, समझ रहे हो, ठीक है। 11वां हो गया, 11वां हो गया नहीं मतलब करेंगे। अच्छा, विच वन द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट कलर यूज इन पेंटिंग, ड्राइड पेस्टल क्रेयॉन्स 508 में लिखा हुआ, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दोनों ही है भाई। कौन कौन सी चीजें पेंटिंग में इस्तेमाल आती हैं वही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रत्यक्ष रंग है, सूखे पेस्टल और क्रेयॉन दोनों ही है, ठीक है।
फिर भी पा जाते हैं। ये भी भाई 508 में लिखा हुआ है। इनमें से व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का रोल क्या है? सारंगी एंड फ्लूट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन द क्लासिकल डांस फॉर्म, बिल्कुल सही है। लिटरेचर कैन एनहेंस दी क्लासिकल डांस फॉर्म, दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसमें कुछ नेगेटिव चीज तो है नहीं, और ऑलरेडी लिखा हुआ 508 में है, तो वहां जाके हमने कवर कर ही रखा है। सारंगी और बांसुरी एक संगीत वाद्य यंत्र हैं जो शास्त्रीय नृत्य रूपों में मदद करते हैं। साहित्य शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग चीज़ है नहीं, और हमने उसमें अलग अलग किए थे, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट, कोई हवा मारने वाला, कोई बजाने वाला, है ना, अलग अलग देखे थे हमने। कूल गार्डन किसमें टीच कर सकता है? लोकेशन मेकिंग में और लोकलाइजेशन दोनों में ही मदद कर सकता है। हिंदी में देख लो, कुछ अलग चीज़ है नहीं, इस सवाल में कराने वाली चीज़ है नहीं। स्थान निर्माण में और स्थानीयकरण दोनों में ही मदद कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 14 हो गया। 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ना, नॉट करेक्ट, गलत है। इन गेम ऑफ चेस ईच प्लेयर इनिशियली 16 पीसेस, भाई थोड़ी सी देखो, ये चेस के बारे में ना लिखा किसी भी किताब में नहीं हुआ, मतलब NIS में तो नहीं लिखा हुआ, 508 में भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो एक बार साथ ही चेक कर ही लेता हूँ, वैसे मैंने देख लिया है फिर भी। देखो इन सब के बारे में लिखा हुआ है, एथलेटिक्स के बारे में, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और इंडिजीनियस गेम्स है, कबड्डी और खो खो, इन सब के बारे में लिखा हुआ है, चेस के बारे में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपके पास, भाई जो चेस का पूरा बोर्ड होता है उसमें 64 पीसीज होते हैं, 8x8 का वो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको पता है 2 रो भरती हैं एक प्लेयर की, तो 2 रो भरेंगे तो 16 प्लेयर होएंगे, तो पहला ऑप्शन तो सही है। द प्लेयर विद द ब्लैक पीसेस ऑलवेज स्टार्ट द गेम, भाई जिसके पास वाइट पीसेस होते हैं ना, जिसके पास वाइट पीसेस होते हैं हमेशा वही गेम स्टार्ट करता है, और वो चूज पहले होता है कि किसके पास वाइट होंगे किसके पास ब्लैक होंगे। बाय जैसे क्रिकेट में टॉस होता है क्रिकेट बॉलिंग और बैटिंग के लिए, वैसे ही उसमें कुछ तरीका होता है पता करने का कि भाई किसके पास वाइट रहेगा और किसके पास ब्लैक रहेगा। मेरे ख्याल से टॉस का ही होता है वो। ठीक है, तो गलत कौन सा है भाई? गलत है ओनली 2। ठीक है, 15वां हो गया, उसके बाद 16वां। आउटडोर गेम कौन सा नहीं है? रग्बी आउटडोर गेम है, लॉन टेनिस आउटडोर गेम है, क्रिकेट, बैडमिंटन भाई इंडोर गेम है, बैडमिंटन इंडोर गेम शायद इंडिया में आउटडोर खेलते हैं, बट जो एक प्रोफेशनल लेवल का मैच है वो इंडोर ही होता है। क्योंकि जो शटल होती है उसकी वो बहुत ही हल्की होती है, अगर आउटडोर खेलेंगे भाई हवा चलेगी तो गेम में फ्लक्चुएशन हो सकती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है। अच्छा, कर्ट लेविन की थ्योरी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कर्ट लेविन्स फील्ड थ्योरी ऑन एडोलसेंट्स। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने कर्ट लेविन की थ्योरी नहीं भी पढ़ी ना, तब भी आप कर दोगे। एक बेसिक रीजनिंग का सवाल है, या फिर मतलब एक बेसिक इंटेलेक्चुअल बेस्ड सवाल है, तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, तो इसमें कर्ट लेविन की थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो कर दोगे, क्योंकि कर्ट लेविन की थ्योरी जो है ना, वो मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब एक ऑन पेपर सी है, लाइक फॉर्मूले बेस्ड सी है। अगर एक बार हम करेंगे कवर उसको, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई थोड़ी सी ना, मतलब उस लेवल की प्रैक्टिकल नहीं जिस लेवल की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी या फिर और कोई थ्योरी थी, वो उस लेवल की नहीं है। अ टीनेजर इज अ फ्रंटियर बिटवीन टू वर्ल्ड्स, बिल्कुल ठीक है। टीनेजर चाइल्डहुड और किसके बीच में, अडल्टहुड के बीच में अटका होता है, तो वही लिखा हुआ है। एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है। पर्सन इनटू एनवायरमेंट, इनका एक फॉर्मूला भी है, वो उसमें हम कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा वैसे भी आपको पता ही है कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर किसका है भाई, जब इंडिविजुअल इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो इसमें कुछ अलग चीज तो है नहीं, है ना। दो दुनिया के बीच में किशोर एक सीमांत व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग था नहीं मेरे ख्याल से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ऑफेंसिव स्किल्स इन कबड्डी। तो देखो भाई, इधर मैं कबड्डी निकाल लेता हूँ एक बार। ये आ गया, ये आ गया कबड्डी। देखो हमने लिखा भी हुआ है कि कबड्डी एक बता देंगे, कबड्डी एसोसिएशन चालू कब हुई, ये सवाल भी आ सकता है। 1952 में चालू हुई। कबड्डी के कुछ रूल्स दे रखे हैं भाई, क्या कुछ साइड होती है। ठीक है, अब देखो भाई, अब इनका मन करेगा ना तो ये पूछ लेंगे कुछ भी। अब जैसे ये वाला सवाल है, ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब अटैकिंग वाली, तो रिस्ट कैच पकड़ना डिफेंसिव स्किल होगी। लेग थ्रस्ट, लेग मतलब जोर के देके मारना, ठीक है, ऑफेंसिव स्किल है। नॉर्मल ग्रिप, ग्रिप मतलब पकड़ना। और नी कैच, नी कैच मतलब घुटने को पकड़ना। तो आप देख रहे हो बाकी फर्स्ट 3 और 4 आपको पढ़ते पता लग जाएंगे,
कि भाई ये कौन से ये डिफेंसिव स्किल्स है और ऑफेंसिव स्किल कौन सी होगी, लेग थ्रस्ट होगी। अगर तब भी ना पता लगे तो भाई उसके बाद तो आपको देखना ही पड़ेगा। देखो ये रही फंडामेंटल ऑफेंसिव स्किल्स, टचिंग विद हैंड जब रेडर जाएगा, लेग थ्रस्ट लात अगर खींच के मारता है, फ्रंट किक एंड साइड किक, म्यूल किक एंड बैक किक, जंप एंड डाइव काउंटर जब एकदम से भाग के लाइन पे हाथ रखते हैं। फंडामेंटल डिफेंसिव स्किल रिस्ट कैच है, नॉर्मल ग्रिप है, एंकल कैच है और नी कैच है। ये आप डिफेंसिव स्किल से देखते समझ जाओगे भाई, सारे कैच हैं, ग्रिप है, पकड़ने वाला काम है सारा, समझ रहे हो। और ये चीजें अब देखो देने को तो वो ये भी दे देगा, इसमें से कोई भी लाइन उठा के दे देगा कि अ रेडर हैज टू कीप अ कैन सॉरी अ टीम स्कोर्स अ बोनस ऑफ 2 पॉइंट्स कॉल्ड डैश। अब उसमें से ही दे देगा एंटी स्कैन रेडर टीम लोना, तो लोना ठीक है। अब उसका मन आएगा तो भाई देने को कुछ भी दे देगा, समझ रहे हो। जैसे अभी हमने मार्क किया हुआ है खो खो वाला, कि खो खो जो गेम है वो पुणे में ओरिजिनेट हुआ था, इसी कमेटी बनी थी 1914 में बनी थी। अब देने को तो ये कुछ भी दे देगा। खो खो फेडरेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1957 में हुआ था। फर्स्ट खो खो चैंपियनशिप 1960 में हुआ था। अब इसमें भी कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी आएगी पक्का, है ना। देखो ये आ गई डॉजिंग, आ गई डाइविंग, आ गई चेजर, क्रॉस लेन, इनिंग। अब देने को तो 20 मिनट दे देगा। तो एक बार बेस्ट यही है, इनकी रीडिंग लगा लो बस। इतनी सारी चीजें याद तो होने वाली नहीं है, धीरे धीरे जब क्वेश्चन सामने आएंगे तब याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसका लेग थ्रस्ट है, पता लग गया। हिंदी में देख लो भाई। कबड्डी में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक आक्रमण कौशल है, रिस वही सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है। Lack of community participation in programs like midday meal scheme is a common problem. Which one of the following can be done to promote community participation? इनमें से किन चीज़ों को हम कर सकते हैं ताकि कम्युनिटी का बढ़ावा, समाज का बढ़ावा इनके थ्रू बढ़े। मेक रेगुलर इंक्वायरीज फ्रॉम द चिल्ड्रन अबाउट द क्वालिटी ऑफ मिड डे मील, हाउ न्यूट्रिशियस द मील इज एंड एक्सेट्रा। कि टीचर आपको पूछना चाहिए भाई बच्चे से कि मिड डे मील आज कैसा बना है, टेस्टी है कि नहीं है, वो सब चीज़ें सही बात है। एंश्योर मॉनिटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड, ये बिल्कुल होता है। अगर आप स्कूल में जाओगे तो एक मिड डे मील का इंचार्ज होता है, वो देखता है भाई आज स्कूल में इतने बच्चे आए हैं, इतने का बिल आया है थ्रू आउट द मंथ। और इस डेली का रजिस्टर मेंटेन होता है कि भाई आज एक क्लास में फॉर एग्जाम्पल 26 बच्चे हैं तो 23 बच्चे हैं, इन 23 बच्चों ने मिड डे मील खाया। वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो बोथ 1 और 2 ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, ठीक है। हिंदी में मेरे ख्याल से यार कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं बताने का, फिर भी देख लो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये आ गया भाई 509 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। बहुत सारे हमने नेचर कर रखे हैं, आपको याद होगा। इट इज एन एंडलेस डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिल्कुल सही है भाई। इट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट विद इंटेंशन ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है ना। ऑलरेडी किए हुए किसमें 509 में आपको मिल जाएंगे। और भाई रिवाइज करते रहो बस, चीज़ें तो यही है, बस रिवाइज करते रहोगे तभी फायदा रहेगा आप लोगों का, समझ गए। चलिए आगे, इसमें कुछ बताने का है नहीं। अगर नहीं पता तो भाई 509 में हिस्ट्री वाला खोल के देख लेना, पता लग जाएगा। काफ़ी सारे उसमें नेचर दिया हुआ है, समझ गए। ठीक है भाई, ये हो गया। और डिसिप्लिन 5 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू लीडरशिप, ऑलरेडी डन है। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, रुको। हाँ भाई याद है ना, ये किया हुआ है कि लीडरशिप में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। क्या क्या, रिलेशनशिप, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, कॉमन पर्पस और कोलैबोरेटर्स। रिलेशनशिप क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन होता है लीडर और पीपल इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, क्योंकि लीडर और पीपल का जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा, लीडरशिप उतनी ही अच्छी होगी, मैनेजमेंट भी उतनी अच्छी होगी, और जो चीज़ें जो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं वो अच्छी निकल के आएंगी। दूसरा, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस द लीडर एक्सर्ट ऑन द पीपल एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। म्यूचुअल इन्फ्लुएंस मतलब लीडर भी लोगों के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस डालेगा और लोगों का भी लीडर के ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा, मतलब एक दूसरे का इन्फ्लुएंस है, लीडर का लोगों पर और लोगों का लीडर के ऊपर। कॉमन पर्पस, भाई लीडरशिप का एक मेन चीज ही है कि वो कॉमन पर्पस के लिए किसी काम के किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जुड़ते हैं। जैसे कि अभी मान लो आप लाइक मोदी जी हैं तो वो लीडर हैं। कॉमन पर्पस क्या है, देश को आगे बढ़ाने का, चीज है वही, ठीक है। कोलैबोरेटर्स, कोलैबोरेटर क्या है, आर दोज हु कोऑपरेट ऑन वर्क विद द लीडर फॉर इंटेंडेड गोल, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी हमने डेफिनेशन भी करी थी, याद हो। कैन ओगबोनियो, ये तो आपको अच्छा, ये लीडरशिप क्लास में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी चैनल पे।
वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बेनिफिट द लीडर रिप्रेजेंट, पहला तो गलती हो गया। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ द लीडर इज ऑन द पीपल एंड ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, तो ओनली टू इसका सही है, देख लिया ना अभी, तो कोई दिक्कत तो इसमें आई नहीं होगी, तो NIS का सवाल है ये। ठीक है, according to whom the distribution of income is determined by the distribution of job opportunities, not by the labor of queue। भाई ये तो ना मतलब इतनी बार तो क्या, पर सीधा के सीधा मैंने मार्क करवा रखा है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ कहाँ चले गए, इनके बाद आते जहाँ तक मुझे याद हो। ये भाई आपको लीडरशिप क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, रुको एक बार, देखो भाई ये सवाल आपके पेपर में भी फिर से भी आ सकता है। स्कूल्ड साहब थे, आइडिया कौन सा था भाई, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी अप्रोच, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था, इन्होंने क्या क्या बताया था, कैसे कैसे बताया था, चीज़ें हमने देख रखी सारी। ठीक है, उसके बाद ये रहा, देख रहे हो ये, अकॉर्डिंग टू थोरो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नॉट बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर क्यू। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसमें कुछ अलग चीज़ है नहीं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेना, वही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू whom द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नॉट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर क्यू, तो कौन है, थोरो साहब है। ठीक है, ये है भाई 507 के ब्लॉक 3 में जाके देख लेना, पढ़ लेना 507 के 3 ब्लॉक 3 में, और नहीं पढ़ना तो क्लास जाके देख लेना, और तो क्या होगा। ठीक है, चलें आगे। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है, हेल्पिंग प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज का काम है, बिल्कुल ठीक काम है। स्कूल टॉयलेट, हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। तीसरा, मेंटेनिंग द स्कूल हेल्थ ऑफ स्कूल वर्कर्स, हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। लाइट, हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है, समझ आ गया होगा। देखो ये सारे ही ना, देखो जो फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है, ये काम है, पर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ स्कूल वर्कर्स ऐसा कोई भी ना, तो किसी भी कमेटी का या फिर जो भी स्कूल में कुछ भी, कोई भी एक सोसाइटी हो, कुछ भी किसी का भी काम स्कूल के वर्कर्स की हेल्थ को मेंटेन करने का नहीं है। A to Z सारी चीज़ें आएंगी, बच्चों के लिए आएंगी, स्कूल वर्कर्स के लिए कोई भी चीज़ नहीं आएगी काम के अलावा। ठीक है, क्योंकि भाई स्कूल वर्कर्स को ऑलरेडी एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है और वो पढ़े लिखे हैं, तो उनका खुद का ही काम है वो चीज़। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन। लाइट भी काम है भाई, हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट, अगर लाइट ही नहीं होगी तो स्कूल एनवायरनमेंट बनेगा कैसे, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें। बेसिक सवाल था रीजनिंग का, तब भी इसमें 16% जवाब दिया है। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चों ने ना इसका लाइट कर दिया हुआ, क्योंकि लाइट सोचेंगे लाइट से हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट कैसे बनेगा भाई, लाइट अगर क्लास में नहीं होगी तो हेल्दी, यहाँ पे हेल्दी का वो मतलब हेल्दी नहीं कि सारे फिजिकली फिट है या फिर किसी को बीमारी नहीं है, हेल्दी मतलब एक पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट, समझ रहे हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अच्छा हिंदी में देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देख लो एक बार। ठीक है, चौथा, एसएसए के अंडर कौन सी बॉडीज आती है भाई, BRC और CRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ये हमने इनके बारे में खुल के बात करी हुई है, 501 में लिखा हुआ है, पूरी खुल के बात करिए, किस किन से कितने आते हैं, एक के एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर से नीचे कितने लोग आते हैं, वो सारी चीज़ हमने करी हुई है। ठीक है, तो इसके दोनों ही है, इसमें कुछ अलग चीज़ है नहीं। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, डैश आर दोज coordinated activities which are completed in natural environment with some important skills for learning activity। अब इसमें ना आप 100% की बात है, देखो आप देख रहे हो 16% ने सही उत्तर दिया है, अब ये 16% की हुआ, मैं बता दूँ आपको, एक बार हिंदी वालों को भी साथ कर दिखा देता हूँ ताकि उनको भी और भी अच्छे तरीके से, गहन तरीके से इसको समझ आ जाए। डैश वे सम्मिलित गतिविधियां हैं जो प्राकृतिक वातावरण में सीखने की गतिविधि के लिए कुछ महत्वपूर्ण कौशल के साथ पूरी होती हैं। अब देखो पता है क्या, अगर आपके दिमाग में क्लियर डेफिनेशन होगी
तो आप इसका उत्तर सही बता दोगे। बट अगर नहीं होगी ना क्लियर डेफिनेशन, तो होगा क्या कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब खुद ही कंफ्यूज हो, मुझे पता है आप प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में कंफ्यूज हो। चलो देखते हैं। एक्सकर्जन क्या होती है भाई? एक्सकर्जन होती है आउटडोर एक्टिविटीज। कौन सी आउटडोर एक्टिविटीज? एक्सकर्जन मतलब होता है फील्ड ट्रिप्स, घूमना। एक्सकर्जन का मतलब होता है घूमना, जो कि ईवीएस में कराई जाती है। फील्ड ट्रिप्स हो गई, लाइक कहीं घुमाने लगे, वो सारी चीजें एक्सकर्जन। तो उससे तो कोई ये मैच नहीं कर रही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में बच्चा कोई एक्टिविटी करेगा नहीं। ऑब्जर्वेशन में तो उसको बस देखना है, तो ये भी गलत। अब दो चीज बच गई, प्रोजेक्ट और दूसरा बच गया प्रैक्टिकल। अच्छा ये बताओ प्रैक्टिकल में होता क्या है? प्रैक्टिकल में होता क्या है? प्रैक्टिकल होता है एक तरह का, आप खुद ही बताओ, एक थ्योरेटिकल नॉलेज को एक प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना, ये चीज होती है। अच्छा भाई सॉरी, एक ना जरूरी कॉल आ गया था और मैं काफ़ी देर से अभी आपको भी कट हो गई थी वीडियो, तो आपको तो पता लगा नहीं हो, पर अभी काफ़ी देर से मतलब कुछ जैसे पंखा ढंग से चल नहीं रहा था, तो वही ठीक हो रहा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते फिर से। मुझे पता नहीं कहाँ थे हम, एंड पे कहाँ फिनिश किया, और मैं एडिट करता नहीं हूँ तो सीधा डलती है वीडियो। ठीक है, तो अच्छा इसमें हमने बात करी थी, एक्सकर्जन की बात कर ली थी, ऑब्जर्वेशन की बात कर ली थी। अब बच गया है प्रोजेक्ट, एक बच गया है प्रैक्टिकल। तो कहीं न कहीं जो प्रैक्टिकल वर्ड है ना, वो प्रैक्टिस से आया है। कहाँ से आया? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिकल चीज़ का मतलब जो कोई थ्योरेटिकल चीज़ आपने क्लास में पढ़ी हो, उसको एक किसी भी पर्टिकुलर लैब में जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना, जो कि हम 10th, 11th, 12th में करते थे प्रैक्टिकल। ठीक है? अब बचा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आर दोज़ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ व्हिच आर कंप्लीटेड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट विद सम इम्पोर्टेंट स्किल फॉर लर्निंग एक्टिविटी। तो इसका उत्तर ना प्रोजेक्ट आएगा, और ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, लो। प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अ टीम वर्क एंड एन एक्ट रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्टिविटीज undertaken to solve emerging or felt problems or to realize some useful or purposeful objective. किलपैट्रिक साहब ने भी, अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सोशल एनवायरनमेंट में फिर नेचुरल सेटिंग में होती है। तो नेचुरल चीज आते ही ना, ये आ गया नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट तो आते ही आपको प्रोजेक्ट लगा देना है। प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, जो कि आप मैक्सिमम बच्चे हो रहे होगे। समझ रहे हो? प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, और जब भी इसी कारण ये बच्चों ने 16% जवाब दिया है। समझ रहे हो? तो क्या आ जाएगा भाई? प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट सही उत्तर है। चलिए अगले। टाइम कितना हो गया है? 38 मिनट। इंग्लिश में देख लो पहले। वट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन इवेल्युएशन? ओनली एजुकेटेड पेरेंट्स, ओनली आ गया तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज जो याद रखनी है, किसी किसी ऑप्शन में ओनली आ भी जाएगा, बट वो ठीक होगा, पर वो केस ना मुश्किल से 5% का केस होगा, मुश्किल से 5%। वरना मैक्सिमम टाइम ओनली आती वो ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा। अब पढ़ के भी देख लो, फिर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओनली एजुकेटेड पेरेंट्स कैन इवेल्युएट प्रोग्रेस, बिल्कुल गलत है भाई। क्या हमारे माँ बाप हमारी प्रोग्रेस को इवेल्युएट नहीं कर पाते? कर पाते ना। वो एक मार्क्स जो चीज बनाई है, वो बनाई क्यों है? समझ रहे हो? अब एक पढ़ा लिखा, फॉर एग्जाम्पल मेरी अम्मी है, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा भाई मेरे 100 में से 90 नंबर आए, तो वो खुश हो जाएंगी। और मैं बोलूँ 100 में से 33 नंबर आए हैं, तो वो परेशान हो जाएंगी कि लड़का पढ़ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बेशक पढ़ी लिखी ना हो मेरी अम्मी, बट 90 और 33 देख के समझ रही है, उस डिग्री को देख के समझ पा रही है कि अच्छा इसकी तैयारी कैसे चल रही है, तो इवेल्युएट तो कर पा रही है। तो पहला तो गलत। दूसरा, इलिटरेट पेरेंट्स कैन ऑल्सो सपोर्ट द लर्निंग प्रोग्रेस। अनपढ़ माँ बाप भी अपने बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दो राय नहीं है इसमें। तो कौन सा? ओनली टू, है ना? केवल शिक्षित माता पिता ही प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं, गलत है। अशिक्षित माता पिता भी अधिगम की प्रक्रियाओं में सहयोग कर सकते हैं, तो ठीक है भाई, केवल दूसरा। ठीक है, सवाल छठा था, ये आ गया सातवां। विद रेफरेंस टू स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस, which of the following statement are correct? The most important factor is the behavior of the teacher रीडर, बिल्कुल सही है भाई। टीचर का अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्किल्स
एक्शन ऑफ द टीचर लीडर, भाई बिल्कुल टीचर जो टीचर है ना, उसकी ए टू जेड चीज़ें, उसका बिहेवियर, उसकी वैल्यूज़, उसकी विशेषताएँ, उसकी स्किल्स, है ना? वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, इसमें कोई गलत चीज़ तो लिखी नहीं हुई है कोई, है ना? तो एक बेसिक ही सवाल था, हिंदी वाले देख लो, ठीक है? बहुत ही बेसिक सवाल था। अच्छा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्क एजुकेशन जो गांधी जी ने दिया था, कौन सा सही है? गांधी जी वांटेड मैकेनिकल वर्क एज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन है बुकिश नॉलेज डेवलप्स प्रैक्टिकल एबिलिटीज एंड वैल्यूज ऑफ अ मैन। तो उन्होंने क्या बोलता, बुकिश नॉलेज, तो उसके ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है ना बुकिश नॉलेज पे, वो कम से कम होनी चाहिए। हमें असल में एक प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोला था। तो इसका कौन सा सही है भाई? हिंदी वाले भी देख लो। दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना। पुस्तकीय ज्ञान मनुष्य की व्यवहारिक क्षमताओं और मूल्य का विकास करता है, तो दूसरा गलत है। सही कौन सा है? केवल एक। सही कौन-सा है? केवल एक। अब इसमें भी देखो 38% लोगों ने जवाब सही दिया है। समझ रहे हो? इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अच्छा, थ्रू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन व्हिच प्रोसेस द गोल्स आर सेट एंड अचीव्ड फॉर इंस्टीट्यूशन, ये आप सबको पता है, मैनेजमेंट। नहीं पता है तो पता होना चाहिए, और तब भी नहीं पता है तो भई ये मैनेजमेंट वाली जो ये आपकी है, कौन-सी है ये? जो 507 ब्लॉक 3, ये देखो मैनेजमेंट की ही अगला चैप्टर, वो मैनेजमेंट का ही है पूरा, ठीक है? तो इसमें भी आएँगे, रेडी हैं भैया, ये अभी पेपर में जस्ट आने अगले को, ये आ गया मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट की ही डेफिनिशन मिल जाएगी आपको स्टार्ट, ठीक है? तो ये मैनेजमेंट के आप ये तो मैनेजमेंट कब देख सकते हो? तो मैनेजमेंट है, ठीक? यही सेम डेफिनिशन कहीं न कहीं आपको इसमें मिल, बट हमने ऑलरेडी की करी हुई है। तो मैनेजमेंट इसमें कुछ समझाने का है नहीं, देखो भाई। आप प्लान करोगे, ऑर्गनाइज़ करोगे, डायरेक्ट करोगे, कंट्रोल करोगे, तो मैनेजमेंट ही होता है। देखो सारी चीज़ें हमने करी हुई हैं, ये लिखा हुआ है ना, प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग, ये सारी के अंदर आती हैं, ये मैनेजमेंट के अंदर ही आती है ना, ठीक है? तो इसमें कुछ अलग चीज़ थी नहीं भाई, बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से इस प्रक्रिया में संस्था के लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए जाए। ये बाकी आपके इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इनका कुछ ज़्यादा कुछ मतलब तो है, बट वो आपके इंग्लिश में काम आएँगे, लिख रखे होंगे। अबेटमेंट इज़ द रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ टैक्सेशन, अबेटमेंट होता है मतलब कट आउट टू कट करना। एनरोचमेंट अनदर फॉर्म ऑफ डिस्पोज़िंग, एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है? डेफरामेंट मतलब आपके ये जो बाकी 3 वर्ड है ना, साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बट आपकी इंग्लिश में ज़रूर काम आ जाएँगे। जो आपकी इंग्लिश आएगी ना 20 नंबर की, उसमें ज़रूर काम आ जाएँगे। ये वाला भी छोड़ दो। अच्छा, ये देखो मैं कह रहा था ना कुछ सवाल जो हमें आते भी नहीं है बट एक कॉमन सेंस से हो जाएँगे। व्हाट काइंड ऑफ प्रिजनर्स वर सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप इन नाज़ी जर्मनी फ्रॉम लार्ज सेंट्रल कैंप कंसिस्टिंग ऑफ गैस चेंबर्स एंड क्रीमेटोरियम्स, ठीक है? तो किन लोगों को भेजा गया था लार्ज सेंट्रल कैंप से, एक किन काइंड ऑफ प्रिजनर्स को भेजा गया था, ठीक है? सिक और वीक प्रिजनर्स, और दूसरा है फिजिकल फिट एंड कैपेबल प्रिजनर्स। तो किसको भेजा गया होगा? आप खुद बताओ। किसको भेजा गया होगा? वीक को कि स्ट्रॉन्ग को? वीक को भेजा गया होगा। तो ठीक, ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ना आप एक बेसिक कॉमन सेंस से शायद कर पाओ, शायद। और इस कॉमन सेंस की डिग्री उस लेवल की मत कर देना कि आपको लगे हर क्वेश्चन ही आपको लगे कि मैं कर पा रहा हूँ। तो ये आप कर पाओगे। नाज़ी जर्मनी में एकाग्रत शिविरों में गैस चेंबर और शमशान से युक्त बड़े केंद्रीय शिविर में किस तरह के कैदियों को भेजा गया? बीमार या कमज़ोर, शारीरिक रूप से फिट और सक्षम कैदी। ठीक है? तो बीमार और कमज़ोर। एजुकेशन इन ट्रू सेंस इज़ हेल्पिंग अ पर्सन टू बिकेम मैच्योर एंड इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। टू फ्लरिश इन लव एंड गुडनेस ग्रेटली, तो समझाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। और हिंदी वाले भी देख लो भाई। अभी भी 60% सही जवाब दे रखा है। पता नहीं बच्चे एक तो कर क्या रहे हैं?
ठीक है? तो कुछ था नहीं। अ, इसमें लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट व्हाइल प्लानिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन जब एक्टिविटीज़ बना रहे हो तो इसमें से कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? प्रोवाइडिंग एन अपॉर्च्युनिटी, बच्चों को अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करना ताकि उनका जो इंटरेस्ट है उसमें उजागर हो जाए, बिल्कुल ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन की अपॉर्च्युनिटीज़ देना, बिल्कुल ठीक है। अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये भी ठीक है। ठीक है, और अगर आप देखने जाओगे ना कि 1 और 2 मार्क करने जाओगे, अगर आपको लगे भाई तीसरा गलत है, तो इसमें देख लो, तो तीसरे में 1 और 2 तो ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हो? तो 1, 2, 3 है ना? देख लो, तो 1, 2 इसमें कुछ चीज़ थी नहीं ज़्यादा। इसमें से कौन-सा काम भाई स्कूल मैनेजमेंट कमिटी का होता है? सुपरवाइज़ द सर्च ऑफ स्कूल, बिल्कुल ठीक है भाई। स्कूल एरिया में कुछ भी दिक्कत आए या फिर कुछ भी आए, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी सँभालेगी। दूसरी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को अमेंड करना या फिर उनके रिलेटेड में उनको ठीक करना, अमेंड करना, ये हिंदी में अमेंड को पता नहीं क्या कहते हैं, संशोधन करना। तो वो काम नहीं होता स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, तो सिर्फ पहला ही काम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। इसके बारे में, एसएमसी के बारे में हमने खुल के बात करी हुई है 501 वाली क्लासेस में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है? विद्यालय की जांच की निगरानी करना, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक अधिनियमों में संशोधन करना, तो केवल एक। ठीक है, तो कुछ इसमें चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा, ये भी किया हुआ है 501 में। Which one of the following institution has been involved to implement right of education? पीटीए, वीईसी और मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये तीनों ही हैं। समझाने वाली कोई बात नहीं है, 501 में लिखा हुआ है। या फिर आपने आरटी वाली क्लास देखी हुई, तो आपको पता लग जाएगा। समझ गए? चलो, 15वां हो गया, 16वां। अच्छा, ये आ गया। काला जथास इज एन कम्युनिटी इनिशिएटिव सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? 2 सेकंड रुक जाओ। लो भाई, वेरियस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव्स हैज़ बीन प्लान्ड अंडर एसएसए, कौन-कौन सी हैं? पूछ लेंगे, मदर सम्मेलन या फिर मीना वीक या फिर इंटरनेशनल वुमेन डे। कहाँ मनाया जाता है भाई? हिमाचल प्रदेश में। हाट बाज़ार कहाँ बनाया जाता है भाई? गुजरात में। किसके लिए बनाया जाता है? वुमेन और चिल्ड्रन कहाँ के? ट्राइबल एरिया के। लिटरेसी कैंपेन फॉर इलिटरेट मदर कहाँ चलाया गया? गुजरात में, है ना? स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव या फिर जाति महासभा कहाँ? उड़ीसा में। एनरोलमेंट ड्राइव्स फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वेस्ट बंगाल में। मुख्यमंत्री शिक्षा संबल संबल महाअभियान कहाँ? राजस्थान में। बाल मेला हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, बिहार, झारखंड। माँ बेटी मेला उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, गुजरात। पपेट शो केरला, वेस्ट बंगाल। काला जथास उत्तरांचल, राजस्थान, बिहार, मणिपुर। स्ट्रीट प्ले, स्कूल चलो अभियान उत्तरांचल, मेला और अवेयरनेस ऑफ एसएसए आपका हरियाणा। प्रवेश उत्सव मेला एमपी, होली मेला गुजरात और स्कूल मेला केरला। तो इसमें क्या पूछा हुआ है इस सवाल में? इस सवाल में पूछा हुआ है काला जथास कौन कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिहार और राजस्थान दोनों ही आपको में देखने को मिल रहे हैं। ये ना काला जथास उत्तरांचल, राजस्थान, बिहार, मणिपुर, ये दोनों ही ऑप्शन आ जाएँगे, ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है? तो भाई मुझे पता है, देखो मुझे ये पता है कि इतने सारे स्टेट याद करना ना थोड़ा-सा मुश्किल है ना? थोड़ा-सा क्या, काफ़ी मुश्किल है, इतने सारे स्टेट कैसे याद होंगे? बट भाई धीरे-धीरे एक बार आपने लिख लिया, फिर धीरे-धीरे देखते जाओगे ना, रिवीजन करते जाओगे, तो आपको धीरे-धीरे याद होंगे ये। एकदम से तो चीज़ें याद होंगी नहीं। जब मल्टीपल टाइम रिवीजन 5, 6, 7, 8 बार रिवीजन हो जाएगा, तब जाके चीज़ें याद होने स्टार्ट होंगी। ठीक है? क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं तो वैसे भी याद नहीं होने वाले। और याद करने का ट्राई करना भी मत। धीरे-धीरे अपने आप हो जाएँगे। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। हिंदी में भी देख लो, हिंदी में तो वही सेम लिखा हुआ है। काला जत्था एक सामुदायिक पहल किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, बिहार, मणिपुर में भी बनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू वर्क? पोर्टर, पोर्टर भाई जो घड़े बनाते हैं। मेक अर्थन पॉट, बिल्कुल ठीक है। फार्मर, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये तो बेसिक कॉमन सेंस का सवाल था। बोथ 1 एंड 2। ये देखो, इसमें देखो 79% आंसर करेक्टली। ये 79 पता है क्यों है? काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर जिनसे चाहे तो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है? वो पूरा नहीं हो पाया तो वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो उसमें इनका नंबर गिना नहीं जाएगा।
79% में, उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। दूसरे, वो बस पेपर स्टार्ट करते सबमिट करते हैं। तो आप कभी देखना, अगर आप बाय चांस टेक्स्ट बुक का कोई पेपर 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी आप सबमिट कर दोगे ना, तब भी आपकी रैंक लास्ट में नहीं आएगी, मतलब काफ़ी ठीक-ठाक आ जाएगी। वो इसीलिए होता है, ठीक है? देखो एक और आ गया ये उससे नहीं हो पाएगा, मतलब एक जनरल नॉलेज से नहीं हो पाएगा। इन द कंसंट्रेशन कैंप्स इन नाज़ी जर्मनी देयर वर डैश प्रिजनर्स हू एक्टेड एज़ ट्रस्टीज़ हू हैड स्पेशल प्रिविलेजेस और वेल नोन प्रिजनर्स। ये भाई इसको करने का, इसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्स वाई ज़ेड कोई भी सवाल दे रखा है, तो छोड़ना ही एक बेस्ट ऑप्शन है, अनटिल और अनलेस आपने 11th-12th में हिस्ट्री या फिर आर्ट्स ना पढ़ी हो, ठीक है? तो उसमें अगर आपने पढ़ी, अगर आपको पता है तो कर दो, बाकी स्किप, ठीक? अच्छा ये आ गया, लीथवुड एंड ड्यूक आ चुका है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप फंक्शन आइडेंटिफाइड बाय लीथवुड एंड ड्यूक? हमने किया था ना पीएमसीआईटी, किया था ना? याद हो, किस-किस को याद है? जिसको याद नहीं है भाई अभी दिखा दूँगा। पीएमसीआईटी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशनल भी है और एम से मॉरल है, आई से इमोरल नहीं है। ओनली 1 इसका उत्तर आएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लो भाई देख लो। लीथवुड एंड ड्यूक हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप। ये हमने याद भी किया हुआ है कैसे। टीसीएमआईटी, आई से इंस्ट्रक्शनल है, टी से ट्रांसफॉर्मेशनल है, एम से मॉरल है, पी से पार्टिसिपेटिव और सी से कंटीजेंट। अब ये सवाल पूछ लिया तो ये सवाल ये पूछ सकता है, जैसे ये दे दिया, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स बाय ओन कंडक्ट टू नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, किस टाइप की लीडरशिप का एस्पेक्ट है? तो मॉरल। या फिर देखा, अडेप्टिंग देयर बिहेवियर्स टू फिट द सिचुएशन, ये किस टाइप का भाई एस्पेक्ट है? वो है कंटीजेंट। तो इस सवाल के लिए भी आप रेडी रहना, समझ गए? तो पीसीएमआईटी पार्टिसिपेटिव, कंटीजेंट, मॉरल, ट्रांसफॉर्मेशनल और इंस्ट्रक्शनल। तो इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशनल है, बाकी तो नहीं है, ठीक है? परिवर्तनकारी और अनैतिक। परिवर्तनकारी, इमोरल तो वैसे भी अगर आपको नहीं पता हो ना, तो इमोरल तो आप वैसे भी नहीं करोगे, समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी कंपोनेंट? एटीट्यूड चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, तीनों चाहिए। पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीज़ है नहीं बताने वाली। पॉजिटिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठक के लिए महत्वपूर्ण है? मनोवर्ती कौशल ज्ञान, ठीक है सब। अब ना एक इस चीज़ पर लो, जो हमने क्वेश्चन छोड़ा 8वां क्वेश्चन, कैरोल लेकिन छठा क्वेश्चन है ये रहा। देखो, जहाँ पे आपने लॉरेंस कॉलबर्ग के बारे में लिखा हुआ है ना हमने, वहाँ पे चले जाओ अब, वहाँ पे चले जाओ, ठीक है? अब कहानी क्या हुई कि जैसे ही लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी, तो हमें भी पता है कि जो उनकी थ्योरी थी वो बायस्ड थी। उनका मेन क्रिटिसिज़्म यही तो था कि वो बायस्ड थी। उसमें 72 शिकागो बॉयज़ को लिया गया था। तो उसमें सारे बॉयज़ थे। जिसकी वजह से कैरोल गिल्किन ने बोला कि जो आपकी थ्योरी है ना, वो बहुत ही बायस्ड है और वो बेस्ड है सिर्फ़ बॉयज़ के ऊपर। समझ गए? तो जो आपकी थ्योरी है ना, वो जस्टिस ओरिएंटेशन है, कि उन्होंने ये बोला कि जो लड़के हैं ना, उनका जो ओरिएंटेशन, उनका जो झुकाव होता है, वो होता है जस्टिस की तरफ, और जो लड़कियाँ हैं ना, उनका झुकाव होता है केयर की तरफ, ठीक है? तो इसको अब देखते हैं, जो लाइन लिखवाऊँ या फिर बोलूँ बस वही लिखना, ज़बरदस्ती का पूरा पीडीएफ या फिर पूरी चीज़ें देखने मत बैठना, फँस जाओगे। ठीक है भाई? स्टार्ट करते हैं, रुको मैं फिर से पैर घुमा लूँ, पैर हो गए मेरे। जय श्री राम। हुँ। चलो जी। एक तो मेरे सामने ऊपर इतनी सारी पीडीएफ खुली हुई हैं, मेरे को पता लगता नहीं कौन-सी खोलनी है, कौन-सी नहीं। हाँ, ये ट्रांसलेट कर रखी है। चलो, देखो, एक तो वो था जो लॉरेंस कॉलबर्ग का जो डायलेमा था, वो बनाया हुआ था। आपको पता हो जो वो था ना, हिंज डायलेमा, उसकी बीवी के कुछ दिक्कत होती है, फिर वो दुकान तोड़ के चोरी कर लेता है, वो बनाया हुआ था, ठीक है? इन्होंने, कैरन गिल्किन ने बोला कि भाई जो लड़का था बेसिकली,
मैं लड़की के रूप में बोलता हूँ पर लड़का था, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि जो लड़की की मॉरल रीज़निंग है ना, वो डिपेंड होती है एथिक्स ऑफ केयर पे। तो पूछ लेंगे जो एथिक्स ऑफ केयर की थ्योरी है, फिर एथिक्स ऑफ केयर दिया किसने? तो कैरोल गिल्किन ने दिया, ठीक है? इन्होंने ये बोला कि जो कोहलबर्ग साहब आपने थ्योरी बनाई है ना, उसमें वो एम्फसाइज़ कर रही है एथिक्स ऑफ जस्टिस पे। जो आपने थ्योरी बनाई है, वो एम्फसाइज़ किस पे कर रही है? एथिक्स ऑफ जस्टिस पे। तो इसने ये बोल दिया कैरोल गिल्किन ने कि जो लड़के हैं, उनका तो मॉरल ड्यूटी है जस्टिस को निभाना और जो लड़कियाँ हैं, उनकी मॉरल ड्यूटी है केयर करने की, गिल्किन साहब ने, ठीक है? ध्यान सुनना, कैरोल गिल्किन बिलीव्ड वुमेन्स मोरालिटी अरोज़ फ्रॉम मोरल डायलेमास, नॉट हाइपोथेटिकल वन जैसे कि उस कोहलबर्ग ने बनाए थे ना, हाइपोथेटिकल एक डायलेमा था वैसे। अच्छा, इसने भी 3 स्टेज दिए हैं। इन्होंने भी 3 स्टेज दी हैं। ये ध्यान से देखना। एक प्री कन्वेंशनल है, एक कन्वेंशनल है, एक पोस्ट कन्वेंशनल है, इसको आगे देखेंगे। ठीक है? बस। एक इनकी किताब है वो नाम लिखवाऊँगा और कोहलबर्ग साहब की रिसर्च असिस्टेंट थी उस टाइम की। रिसर्च असिस्टेंट थी कोहलबर्ग साहब की ही। शायद आवाज़ अब क्लियर माइक हिला है, तो शायद अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हेलो, हेलो, हाँ। अच्छा, इनकी ये किताब आई इन डिफरेंट वॉइस, ये भी पूछ लेंगे सवाल कि इन अ डिफरेंट वॉइस किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? कैरोल गिल्किन ने। लड़की लड़की ही थी भाई ये, शी लिखा हुआ है ना, लड़की ही थी क्योंकि इनकी फ़ोटो देख के मेरे को तो समझ नहीं आ रहा लड़का से लड़की, तो मैं सिर्फ़ फ़ोटो देखी है, अभी फ़ोटो दिखाता हूँ उसको आपकी। देखो मैंने तो इनकी ये वाली फ़ोटो देखी थी, तो मेरे को लड़का लग रहे थे, ठीक है? और वैसे मैं लड़की बोलता हूँ इनको। तो ये लड़की ही थी भाई, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है? एक बार बस चूज़ कर रहा हूँ कि सारी इसमें लिखने की नहीं है, जो आपको बताया है ना बस वही चीज़ है। एथिक्स ऑफ केयर मैंने बता दिया, उनका हिंस डायलेमा आपको पता ही था, एथिक्स ऑफ जस्टिस मैंने आपको बता दिया, ये रहा। ये रही इनकी स्टेज। हिंदी वालों के लिए मैं अलग से पीडीएफ चिंता मत करो। तो इन्होंने ये बोला कि भाई जो लड़की की मोरालिटी होती है ना, वो एथिक्स ऑफ केयर पे डिपेंडेंट करती है, कि लड़की का बेसिकली ध्यान केयरिंग पे होता है, ठीक है? जस्टिस वाली तो आपने पढ़ी रखी है कोलबर्ग साहब की, वो सेम ही रहेगी। अब इनकी देखो, स्टेज 1 प्री कन्वेंशनल, एट प्री कन्वेंशनल स्टेज वुमेन आर फोकस्ड ऑन सेल्फ एंड एम्फसाइज देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट ओवर अदर कंसिडरेशन। प्री कन्वेंशनल में जो वुमेन होगी वो खुद पे ही फोकस्ड रहेगी, वो दूसरों के कंसिडरेशन को, फिर दूसरे के व्यू पॉइंट को नहीं मानती, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है प्री कन्वेंशनल टाइम पे। कन्वेंशनल स्टेज आती है, एट कन्वेंशनल स्टेज वुमेन हैव कम टू फोकस ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अदर्स। अब उनको पता लगता है कि भाई उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों के तरफ भी हैं, दे आर कंसर्न्ड विद केयर फॉर अदर्स एंड बीइंग सेल्फलेस। अब वो इस स्टेज में घुस जाती हैं कि वो दूसरों के लिए ज़्यादा केयर करती हैं और खुद के लिए सेल्फलेस हो जाती हैं। बट दिस पोजीशन इज डिफाइंड बाय सोसाइटी और अदर पीपल इन द वुमेन्स ऑर्बिट, छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि इस टाइम पे जो वुमेन्स हैं वो दूसरों के लिए ज़्यादा केयर करना स्टार्ट कर देती हैं और खुद सेल्फलेस हो जाती हैं। अगला है पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड। At the highest stage of moral development, the post-conventional stage, a woman has learned to see herself and others are interdependent. अब वो देखने लग जाती है कि भाई वो खुद और जो बाकी लोग हैं वो इंटरडिपेंडेंट है। पहली स्टेज में वो खुद के बारे में समझेगी बस, सेकंड स्टेज में बस वो दूसरों के बारे में समझेगी। अब तीसरी स्टेज में उसको पता लग जाएगा कि भाई सिर्फ खुद के बारे में, सिर्फ उनके बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों को ही बैलेंस्ड रूप से रहकर चलना पड़ेगा। दीज वुमेन हैव कंट्रोल of their lives and take responsibility for their decision, a big part of which is the choice to care for others। इस स्टेज में ना वो बैलेंस बनाने का ट्राई करती हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए, ठीक है? खुद के लिए और दूसरों के लिए ट्राई करती हैं। अच्छा, अब ये बोला गया है, क्या जो एथिक्स ऑफ केयर है, क्या ये कभी आगे जाके क्या मेन में भी आ सकता है? लाइक लड़कों में भी डेवलप हो सकता है? तो गिलगिल ने ये बोला कि भाई जो एथिक्स ऑफ केयर जो लड़कियों में होती है, या फिर एथिक्स ऑफ जस्टिस, या फिर जस्टिस ओरिएंटेशन, या फिर केयर ओरिएंटेशन लड़कियों में होती है और जस्टिस ओरिएंटेशन लड़कों में रहती है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाय चांस कभी एथिक्स ऑफ केयर लड़कों में आ जाए या फिर एथिक्स ऑफ जस्टिस लड़कियों में आ जाए। इन्होंने बोला कि एक्सक्लूसिव है ये, ठीक है? ये अलग है तो अलग है, ये एक दूसरे में कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती।
पॉइंट क्लियर है? बस यही चीज़ थी और इसी के ऊपर ही इन्होंने बस बोला था। ठीक है। ठीक है, फिर इनके भाई कुछ क्रिटिक्स हुए, इनको भी निंदा का सामना करना पड़ा। तो पहली जो क्रिटिक थी वो यही थी कि भाई जो आपने ये अपनी थ्योरी बनाई है ना, सोशल एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए बनाई है। इसमें इसमें अ, आपने नेचुरल डिफरेंस नहीं दिखाया मेल और फीमेल के बीच में जो होना चाहिए। आपने सोशल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर देखते हुए एक थ्योरी बना दी। ठीक है? जो कि अभी देखते हैं कि जो जनरली एक वुमन का काम है वो केयर करने का ही है। जब भी मैं केयर बोलूँगा तो आपके दिमाग में वुमन ही आएगी। समझ रहे हो? तो अगर मैं बोलूँगा एक लड़का किसी बच्चे की केयर कर रहा है और एक लड़की किसी बच्चे की केयर करोगी, तो आप 100% बोलोगे भाई लड़की अच्छी कर पाएगी। वो क्यों? क्योंकि वो एक स्टिग्माटाइज़्ड चीज़ हमारे दिमाग में डली हुई है कि हाँ भाई, केयर तो लड़की ही कर पाएगी। समझ रहे हो? तो इसका एक पहला क्रिटिक ये हुआ। दूसरा क्रिटिक ये हुआ कि कुछ फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थी, कुछ ने इनका सपोर्ट किया और कुछ ने इनकी निंदा करी। ये बोला कि जो आपकी थ्योरी है ना, वो तो भाई वुमेन को एक 100% उसकी दायरे में डाल देगी कि वुमेन का तो काम ही केयर करने का है। ठीक है? तो वुमेन तो फँस के रह जाएगी केयर करने में। जबकि अगर कुछ कोई एस्पायरिंग वुमन हुई लाइक जो आजकल की मॉडर्न वुमेन है ना? तो उन्होंने ये बोला कि वो फँस के रह जाएँगी उस केयर गिवर रोल में ही। तो एक ये चीज़ इन्होंने क्या बोला आपका इसका क्रिटिक था दूसरा। ठीक है? हिंदी में जी ये रहा। ठीक है? अब इसमें हाँ, हिंदी में जो एथिक्स ऑफ केयर है, वो है देखभाल की नैतिकता और जो लड़कों में एथिक्स ऑफ जस्टिस है, फिर जस्टिस ओरिएंटेशन है, वो है न्याय की नैतिकता। बाकी सारी चीज़ सेम है। पूर्व परंपरागत चरण महिलाएँ स्वयं पर केंद्रित होती हैं, प्री कन्वेंशनल परंपरागत अवस्था महिलाएँ दूसरों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और परंपरागत पश्चात अवस्था यह महिलाओं को स्वयं और दूसरों के अन्या अन्योन्य न्याश्रित के रूप में देखना सीख जाती है, मतलब एक बैलेंस बनाना सीख जाती है, बस ये चीज़ है। ठीक है? किताब का नाम इंग्लिश में वही रहेगा द डिफरेंट वॉइस जो इन्होंने लिखी थी, पेपर में सवाल आ चुका है, आप लिख दोगे द डिफरेंट वॉइस किसने लिखी थी, ये हमने देख लिया है। ठीक है? आलोचना इनकी हमने देख ली है, फिर आप पढ़ लेना। एक आलोचना में कहा गया कि गिल्गिन ने अवलोकन लिंग के बारे में सामाजिक अपेक्षाओं का परिणाम है, ना कि स्वाभाविक रूप से होने वाले अंतरों का। उसके बाद कुछ ने नारीत्व के पारंपरिक धारणाओं को मजबूत करने के लिए इसकी आलोचना करी, जो महिलाओं को देखभाल करने वाली भूमिका में बंद कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें देख ली, बस इसकी थ्योरी इतनी ही थी। इसकी थ्योरी इतनी ही थी बस। ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ है व्हाइल स्टडीइंग मॉरल डेवलपमेंट अमॉन्ग एडोलेसेंट्स कैरोल गिल्गिन। अच्छा, जो इनकी ये जो थ्योरी थी ना, ये कोई एज बेस्ड नहीं थी। कहीं आप बोलो कि भाई प्री कन्वेंशनल की क्या एज थी, ये एज बेस्ड नहीं थी, बस स्टेज बेस्ड थी। इसमें एक उन्होंने कोई पर्टिकुलर एज दी नहीं किसी चीज़ की कि भाई ये इस एज में, ये एज में नहीं। सवाल देखो, व्हाइल स्टडीइंग मॉरल डेवलपमेंट अमॉन्ग एडोलेसेंट्स कैरोल गिल्गिन फोकस्ड ऑन द मोटिव्स ऑफ वुमेन इन मॉरल जजमेंट। ही फाउंड दैट मेन रिलाई ऑन, मैन किसमें भाई जस्टिस ओरिएंटेशन और वुमेन किसमें केयर ओरिएंटेशन। तो बात किस में आएगी? जस्टिस। तो क्या आ जाएगा आपका ओनली वन। ठीक है? नैतिकता का और देखभाल का। न्याय अभिविन्यास और देखभाल अभिविन्यास। तो पुरुष किस पे करेंगे भाई? न्याय पे और लड़कियाँ किस पे करेंगी? देखभाल पे। सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है? बस इसमें एक ही सवाल छोटा-सा हमने एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ आप लोगों का। इसमें हमने कोई सवाल छोड़ा, एक ही 11वाँ छोड़ा है। ये मुझे पता है 11वाँ छोड़ा है और 8वाँ करने लायक था नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है? और छठा आपने दिया कर। ठीक? तो एवं देख लेता हूँ 8वाँ सवाल। ठीक है। कर्ट लेविन की थ्योरी एक अलग से हम करेंगे। ये जो ये सवाल था इसमें कुछ बड़ी तोप थी नहीं और अभी तक बात मान के चलो कर्ट लेविन का कोई तोप सवाल आया भी नहीं है। ठीक है? ये चीज़। ठीक है। 5वाँ डिसिप्लिन में ये सारी हमने कर ली लीडरशिप वगैरह के। एक हमने 10वाँ सवाल। हाँ, ये। देखो ये सवाल ना भाई थोड़ा-सा उम, रुक जाओ इस सवाल के लिए। इस सवाल का ये मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है? तो इस सवाल का जैसे ही एक मतलब एक क्योंकि अब ये लिखवाने तो मैं आपको लिखवा दूँ, बट जहाँ कहीं ये सारे लिखे होंगे तो बाकी स्टेट के भी तो लिखे होंगे।
तो मैं चाह रहा हूँ एक बार मुझे वो एक डॉक्यूमेंट मिल जाए ना, तब मैं आपको सारे एक साथ लिखवा ही दूँ। समझ रहे हो? अब इसमें उत्तर बताने के लिए बता दूँ मैं, ये 1 एंड 4 है। मध्य प्रदेश में मास एजुकेशन एक्ट 2002 और गुजरात में कम्युनिटी ऑफ सखी, सहयोगिनी और आंगनबाड़ी, ये चले थे। ठीक है? एक ज़रूर चीज़ ये है कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन की, जो अभी हमने पढ़ी थी ये वाली, पर ये थोड़ी-सी ना इससे अलग है। देखो आप देख रहे हो गुजरात में कम्युनिटी ऑफ सखी, सहयोगिनी, आंगनवाड़ी और मध्य प्रदेश में मास एजुकेशन एक्ट 2002, तो इसमें ना ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं। ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें आपको बता पाऊँ, तो इसको अभी छोड़ दो फिलहाल। ठीक है पॉइंट? उसके बाद 10वाँ हो गया, 11वाँ एक बेसिक रीज़निंग से हो रहा था, ये आप कर दोगे। 16वाँ 16वाँ मैंने आपको दिखा दिया था कहाँ पे होता है, और 18वाँ तो होने वाला था नहीं। ठीक है? तो एक बार इस पूरे पेपर का एनालिसिस करें, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। 5वाँ अगर मैं मान के चल रहा हूँ हमने सारे छोड़ दिए, जो हमने छोड़े हैं वो छोड़ दिए और अपने बाकी सही कर दिए। 5वाँ छोड़ दिया, 15वाँ छोड़ दिया, 2 सवाल ये छोड़ दिए। उसके बाद 26वाँ, 29वाँ 4 सवाल ये हो गए। ठीक है? उसके बाद 4 सवाल ये, उसके बाद इसमें था एक 8वाँ सवाल था ना? ये 8वाँ सवाल छोड़ दिया मैंने, 5 सवाल ये हो गए। 11वाँ सवाल भी छोड़ दिया ये वाला, 6 सवाल ये हो गए। ठीक है? और अगले इसमें आप देख रहे हो 11वाँ छोड़ दिया है। 11वाँ तो आप बेसिक रीज़निंग करते मैंने माने छोड़ दिया। तो 7 सवाल हो गए। 18वाँ 8 सवाल और 10वाँ 9 सवाल। मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम 10 सवाल भी छोड़ दिए ना, तब भी हँसते-खेलते 90 नंबर हैं। 10 सवाल भी छोड़ दिए तब भी हँसते-खेलते 90 नंबर हैं। बट गिवन द फैक्ट ना, इतनी एक्यूरेसी क्योंकि अभी हमने किए हैं, तो उतनी एक्यूरेसी वहाँ नहीं आएगी। बट इतनी गारंटी तो दे ही रहे हैं हम, या फिर इतनी श्योर तो आप भी हो चुके होंगे कि अगर आपने 110 क्लास वो ऑलरेडी देख चुकी हैं सारी, गिवन द फैक्ट रिवीजन है, तो 75 तो हँसते-खेलते वैसे भी हैं। ठीक है? और 75 पार्ट बी और 75 पार्ट ए 150 बनते हैं। 75 तो एक बेस स्कोर मान के चल रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं, 10 सवाल छोड़ दिए, मैंने मान लिए 90, मैंने ये भी मान लिया कि उन 90 में भी आपने 10 सवाल गलत कर दिए। उन 90 में भी आपने 10 सवाल गलत कर दिए। एक क्वेश्चन के 1.25 कटेंगे, 12.25 कटे नंबर, तो कितने आए? 77.5 नंबर तब भी आए। समझ रहे हो? 10 सवाल छोड़ने के बाद, 10 सवाल गलत करने के बाद, तब भी 77.5 नंबर आए हैं। तो ये अभी और इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे तो बहुत अच्छा स्कोर है, जिस लेवल की तैयारी अभी अपनी चल रही है, किसी की भी नहीं चल रही होगी। ठीक है? ये और इम्प्रूव हो जाएगा, और जो चीज़ें कुछ छूटी हुई हैं, जो अभी तो हमने करी नहीं, लाइक बेली स्केल, वो तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, है ना? या फिर वो 15वाँ क्वेश्चन जो हमने स्किप कर दिया, वो तो अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन है। जो अटेम्प्ट करने लायक है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। तो बस होप सो आज की क्लास भाई बढ़िया लगी होगी। 40 क्वेश्चन हमने किए, 1 घंटे 8 मिनट ज़रूर लगा, और जो चीज़ लिखवाने की थी वो आपने होप सो लिख ली होगी, और कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है? अब थोड़ा-सा भाई आपकी साइड से सपोर्ट चाहिए, लाइक वगैरह, शेयर वगैरह। हर वीडियो के एंड में कम से कम 150 लाइक तो करो, तभी तो अगली वीडियो बनाने का मन करे। नहीं तो फिर इनको फिर शिफ्ट ही करना पड़ेगा एप्लीकेशन पर। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके भाई ज़रूर बताना, कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। जितनी पीडीएफ एप्लीकेशन मिल जाएँगी, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? और अगली जो क्या बोल रहा हूँ, जो अगला एनालिसिस होगा वो शिफ्ट 2 का कर लेंगे, फिर शिफ्ट 1 का कर लेंगे। शिफ्ट 1 के हमने पहले भी कर रखा है, तो शायद वही काम आ जाएँगे, लाइक हमने शायद पहले 40 क्वेश्चंस कर रखे हैं, उसकी रेस्ट ऑफ 60 कर लेंगे, आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो। ठीक है? तो शिफ्ट 2 पे चलेंगे अगली अगली बार, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। जो क्वेश्चन नहीं किए वो मैंने नोट कर रखे हैं, उसकी चिंता मत करना, ये करवाऊँगा। ये नहीं कि छोड़ दिए, करवाऊँगा, 100% की बात है। जो करने लगे वो सारे करवाऊँगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और राम राम सभी को।